हेलो फ्रेंड्स, हमारे अपड़ा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एससीएफ के सिलेबस में यूनिट 10 का एक टॉपिक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इट्स रोल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण के संरक्षण, इसमें इसका रोल क्या है और एनजीटी के बारे में उसमें डिस्कस। वैसे सिर्फ एसीएफ में नहीं, हर एग्ज़ाम में आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चाहे वायरस का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार का, एसआई का, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि इन्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट इश्यू हो गया है आजकल, ठीक है। तो अब इसको डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखो, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं। देखो, कोई भी बॉडी एक बॉडी है, और कोई भी बॉडी, सबसे पहले बॉडी जो होती हैं 3 टाइप की बॉडी होती हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो एक्ट अधिनियम के द्वारा बनती है उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक बॉडी बोला जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसके बारे में लिखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उन बॉडीज को बनाया गया है तो उन्हें संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। और तीसरी जो टाइप की बॉडी होती है वो किसी, जिस सीधे सरकार ने ऑर्डर दिया, जैसे नीति आयोग है, ऑर्डर दिया और बना दिया, ना कोई एक्ट बनाया है उसके लिए, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए लिखा है, सिर्फ ऑर्डर देके बना दिया, ठीक है। तो ये बॉडी जो होती है एक्ट के आधार पे बनी है। ये एनजीटी एक्ट 2010 आया था। एनजीटी एक्ट 2010 आया था, उसके आधार पर जो होता है एनजीटी की स्थापना की गई। इसका मतलब ये क्या है, जो ट्रिब्यूनल है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी है, ठीक है, संवैधानिक, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कब हुई, वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई। अब एनजीटी का काम क्या है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके अपील की सुनवाई करता है, ठीक है। एनजीटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक ये बात भी होती है कि एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। हेडक्वार्टर के अलावा इसके 4 रीजनल जो हैं वो ऑफिस हैं, वो हैं कोलकाता में, भोपाल में, पुणे में और चेन्नई में। तीसरी बात इसके अंतर्गत है कि क्या भारत ऐसा पहला देश है, ऐसा स्टेटमेंट आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा जा सकता है कि क्या भारत ऐसा पहला देश है जिसने एनजीटी जैसा कोई ट्रिब्यूनल बनाया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल बनाया। तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, ठीक है। तो एक्ट के द्वारा बना है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इंडिया तीसरा ऐसा देश है। अब बात आती है एनजीटी की संरचना की। तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है और उसके अलावा सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कैसे, अब बात करते हैं हम अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कैसे बनेगा, सबसे अध्यक्ष जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है। सीजीआई की परामर्श, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श करेंगे और फिर जो होता है एनजीटी के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब एनजीटी का अध्यक्ष के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंतर्गत, या तो वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहा हो। कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है। राजस्थान का हाई कोर्ट की बात हो, चाहे कहीं छत्तीसगढ़ का, कहीं के भी हाई कोर्ट के अंतर्गत वो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहा हो, या फिर चीफ जस्टिस से वो रिटायर हुआ हो तो उसे, या फिर कोई न्यायाधीश, कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो, यानी मुख्य जो उच्चतम न्यायालय में उसमें न्यायाधीश हो, तो उसको जो होता है एनजीटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके अलावा सदस्य में 2 टाइप के सदस्य इसमें रखे जाते हैं। एक तो न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दों के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी बात करें, ठीक है। एनजीटी में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है कम से कम 10 सदस्य, और मैक्सिमम जो होता है 20 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। एनजीटी के अंतर्गत मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं, और मिनिमम जो होता है कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें यहाँ लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। अब इन सदस्यों की चयन कैसे किया जाता है, केंद्र सरकार एक समिति बना देती है। केंद्र सरकार एक समिति बनाकर इनका चयन करती है। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का। एक ऐसा हो सकता है कि, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, यानी एक बार सदस्य बन गया, उसने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया, क्या उसे दोबारा भी सदस्य बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं, इसे दोबारा सदस्य नहीं बनाया जा सकता, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पुनर्नियुक्ति उसकी, क्रॉस का मतलब है नहीं होगी, उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फिलहाल में
बात आती है कि फिलहाल में इसके जो हैं वो अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जहाँ इनकी ये फ़ोटो है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और इससे पहले भी 2 इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहला अध्यक्ष अपने को पहला याद रखना जरूरी है, वो था स्वतंत्र कुमार, ठीक है, जस्टिस स्वतंत्र कुमार। उसके बाद बनाया गया वो है लोकेश्वर सिंह, ठीक है। और फिलहाल जो है वो आदर्श कुमार गोयल। ये इनके सदस्य हैं, 10 सदस्य, ये जुडिशियल सदस्य हैं, ऊपर नीचे जो होते हैं एक्सपर्ट हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एनजीटी क्या कर सकता है, एनजीटी के काम क्या क्या है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है कि एनजीटी क्या क्या काम करती है। तो देखो, सबसे पहले एनजीटी करती क्या है कि अगर आप इसमें एनजीटी में अपील करते हैं तो उसकी सुनवाई करेगी, या फिर एनजीटी को, जैसे एनजीटी को खुद को लगता है कि स्वतः संज्ञान, यानी स्वतः संज्ञान का मतलब ही क्या है, स्वतः संज्ञान का मतलब साफ सा है, स्वतः संज्ञान का मतलब क्या होता है कि उसने अखबार में कोई मुद्दा पढ़ा, कहीं और से मुद्दा पढ़ा, और उसे लगता है कि इसकी सुनवाई करनी चाहिए, तो वो खुद भी उसकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ये जो होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पे कार्य करने का मतलब साफ साफ क्या है कि जो देखो इसमें लिखा है ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया सहित, ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया 1908, यानी ट्रिब्यूनल को जो होता है इनकी इस प्रक्रिया के तौर पर ही काम करना पड़ता है। जितने भी अधिकरण होते हैं वो इस संहिता के आधार पर, भारतीय साक्ष्य एक्ट जो 1872 है उसकी प्रक्रिया के तहत थी। लेकिन एनजीटी के लिए ऐसा नहीं है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एनजीटी जो निर्णय दे वो ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 के तहत ही निर्णय दे। इससे बाहर निकल के भी वो जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर भी वो निर्णय दे सकता है। वो बाध्य नहीं है कि वो ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया 1908 और भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 के तहत ही उसे निर्णय सुनाना होगा। वो नेचुरल जो होता है, नेचुरल न्याय जो होता है उसके आधार पर भी, उसके सिद्धांतों के आधार पर भी कोई निर्णय दे सकता है। काम देखो, सतत विकास के लिए प्रदूषक भुगतान निवारक, इसके तौर सतत विकास के लिए पर्यावरण एक अपने आप में एक सतत विकास के तौर पे कार्य इनके लिए कार्य करता है। उसके अलावा इसका काम क्या है, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना। जो पीड़ित होते हैं उसका इन्वायरमेंटल की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल क्षति की वजह से उनका कुछ नुकसान हुआ है तो उन्हें उनको क्या देना, वो क्षतिपूर्ति भी दिला सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके सिविल न्यायालय की शक्ति है। सिविल न्यायालय की शक्तियों का मतलब क्या है कि ये समन जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। किसी इंसान को न्यायालय में पेश करना हो तो वो समन जारी कर सकता है कि उसे न्यायालय में पेश करो। तो ये चीज़ें, ये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसा काम भी एनजीटी के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई इंसान एनजीटी के निर्णय की अवमानना करता है तो उसे सजा भी दे सकता है, उसे दंडित कर सकता है। 3 साल तक की सजा या 10 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सुप्रीम एनजीटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 90 दिन में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। और ये जो है एनजीटी में जो होते हैं, ये जो 6 एक्ट हैं इसके तहत इससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। जैसे जल प्रदूषण एक्ट है 1974, वन संरक्षण एक्ट है 1980, बीडी मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, जैव विविधता एक्ट 2002, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर एक्ट 1977। इन 6 जो हैं एक्ट जो हैं इनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई करता है। 3 वर्ष का और 10 साल तक 10 करोड़ तक का जुर्माना दिया जा सकता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये मेथोडोलॉजी ये इंग्लिश में लिखा है, ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आती है एनजीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। देखो एनजीटी को बनाया क्यों गया, क्या ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वैसे भी इंसानों से रिलेटेड इतने मुद्दे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो और ये इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता था कि इन जैसे फैक्ट्रियों के इन्वायरमेंटल से संबंधित रिलेटेड जो इश्यू होते थे वो सुप्रीम कोर्टों में लटके रह जाते थे। तो उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो उसके लिए जो होता है एनजीटी बनाया गया है। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, तो वो केस जो पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे जाते थे, अब वो कहाँ जाते हैं, एनजीटी में। इसका मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दों का जो केस थे उनके बार से मुक्त कर दिया है, यानी उसके बार को कम कर दिया है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी ठीक है। दूसरी बात इसने क्या कर दिया है कि अब एनजीटी के अंतर्गत जो होता है साफ सा है 6 महीने के अंतर्गत मुद्दे को निपटाने को टाइम बाइंडिंग कर रखा है कि 6 महीने में कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस आता है, मुद्दा आता है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत उसका निर्णय दे देना है। तो एक टाइम बाइंडिंग करता है, ये भी एक अच्छी बात है कि लंबे समय तक केस लटका नहीं रहता, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, क्या समस्याएं हैं,
वन्य जीव संरक्षण का जो 1972 का एक्ट है अपने पास, वन्य जीव संरक्षण इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पहला तकरीबन ये पहला ही एक्ट बना था इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण 1972 का जो एक्ट है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी एक्ट जो है 2006 का, उसको भी इस केस से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसको बाहर रखा गया है। और एनजीटी कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे मुद्दों को उठा ले जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्र सरकार और एनजीटी के बीच में एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एनजीटी के विषय भी नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेटेड के मुद्दे के तौर पर एनजीटी उसकी सुनवाई कर लेता है, कोई निर्णय दे देता है, तो केंद्र सरकार के और एनजीटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आर्टिकल 226 के तहत जो होता है एनजीटी जो के निर्णय के तहत के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि व विकास पर प्रभाव डालता है आर्थिक वृद्धि और विकास पर ये कैसे प्रभाव डालता है, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई फैक्ट्री अपने लगा रहे हैं, अगर कोई फैक्ट्री अपन लगा रहे हैं, अब इन लोगों ने इसके इन्वायरमेंटल नुकसान होगा, इससे हमारा क्षति होगी, उसके तहत उन्होंने एनजीटी में अपील कर दी। एनजीटी में अपील कर दी तो वो सुनवाई मैक्सिमम कितने 6 महीने तक चलेगी। एनजीटी उस केस की स्टडी कर रहा है, 3-4 महीने बाद उसका निर्णय जो होता है फैक्ट्री लगाने वाले इंसान के पक्ष में आ गया कि ये सारा जो है प्रोसेस जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जिस तरह से है उसी तरीके से हो रहा है। तो 3-4 महीने बाद अब वो फैक्ट्री लगेगी तो 3-4 महीने का प्रोडक्शन प्रभावित होता है, तो ये आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रभावित करता है। मुआवजा यानी पर्यावरण क्षति की वजह से जो एक काम ये भी जो लोगों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किसको कितने रुपए दिए जाएंगे, इसकी कोई स्पष्ट प्रक्रिया है ही नहीं। तो ये समस्या हर बार ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है कि ज़्यादा नुकसान हो तो कितना नुकसान दिया जाएगा, तो ये भी एक है। एनजीटी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं, एनजीटी ने जिनको आप पढ़ लेना, इतना खास कुछ है नहीं इनमें से, ठीक है। ये जो होता है, ये जो है एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, ये आपको मेंस में लिखने का, जैसे आप आरएस की मेंस लिखते हो, यूपीएससी का मेंस लिखते हो, तो वहाँ आपको लिखने में काम आ सकते हैं। प्री में ऐसा कुछ, जैसे जब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर होते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनजीटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय उस जो अपने रविशंकर जी हैं उन्होंने उनका आर्ट ऑफ लिविंग वाला प्रोग्राम किया था उन्होंने यमुना नदी के किनारे, तो वहाँ उसमें भी एक निर्णय दिया था, उन्होंने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था आर्ट ऑफ लिविंग यानी रविशंकर जी पे। इसके अलावा अपन एक और टॉपिक देखिए, एनजीटी था जो एक्ट के द्वारा बना है, एक्ट 2010 का था। 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सिविल न्यायालय की भी शक्तियाँ इसके पास होती हैं, समन जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है, अपने निर्णय की अवमानना करने पर 3 साल और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। और क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या समस्याएं हैं, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की हैं, उसके महत्वपूर्ण निर्णय। अब एक आता है सीपीसीबी, इसके बारे में भी एनजीटी के साथ ही पढ़ना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि एनजीटी और सीपीसीबी के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो एनजीटी भी उनकी सुनवाई कर लेता है, कुछ मुद्दे सीपीसीबी से। तो सीपीसीबी जो होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। इसको ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक बॉडी यानी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। उस कौन से एक्ट के तहत पर बनाया गया है, वो बनाया गया है आपके पास ये देखो लिखा हुआ है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट यानी जल संरक्षण एंड जल प्रदूषण एवं संरक्षण एक्ट 1974 का जो अपने पास एक्ट है उसके तहत पर इसको बनाया गया है। सिर्फ इसमें जो सीपीसीबी के पास जो पावर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, इसके पास पावर सिर्फ जल प्रदूषण वाले एक्ट की नहीं है। जो वायु वाला एक्ट है, वायु प्रदूषण निवारण वाला एक्ट जो होता है 1981 का, उसके तहत भी इसको पावर दी गई है। 1981 का जो एक्ट है उसके तहत भी इसके पास जो पावर यानी वायु से रिलेटेड, ये देखो ये लिखा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट पोल्यूशन एक्ट 1981, इससे रिलेटेड भी जो है इसमें इसको पावर दी गई है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है एनजीटी के अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है, एनजीटी के अंतर्गत जो होता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुका हो या कार्य कर रहा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन सीपीसीबी का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो चीफ जस्टिस या जस्टिस हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं समाप्त करते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर आप पढ़ाई के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे आप पढ़ाई के नाम से, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करो। और उसमें वह क्वेश्चन डाल दूंगा इससे रिलेटेड। एक 2018 में एनजीटी और सीपीसीबी से रिलेटेड यूपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। तो आज यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।